जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं ऑनलाइन के ऊपर आपको कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इस समय हम जो पैंडेमिक है वर्ल्ड के अंदर जो WHO के द्वारा जो डिक्लेयर किया गया है कोविड-19 का जो इफेक्ट है, उसकी वजह से हम डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे हैं और इस वजह से हमारी जो एजुकेशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं। लेकिन इस लॉसेज को हम किसी ना किसी तरीके से जितना हो सके कम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके थ्रू? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, वीडियोग्राफी के द्वारा। तो मैं आपको कुछ अपने सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हैं वो बताना चाहूंगा। आप इन टॉपिक्स को ध्यान से देखें, चाहे वो 12th क्लास से रिलेटेड है, ज्योग्राफी के, चाहे वो CBSE है या फिर RBSE है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है, उसमें बोर्ड का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो अपने विषय में, चाहे वो RBSE हो चाहे CBSE हो, चीजें एक ही होती हैं। अब उनको समझना है आपको और उनके बारे में आपको जानना है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं ऑनलाइन के ऊपर आपको कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इस समय हम जो पैंडेमिक है वर्ल्ड के अंदर जो WHO के द्वारा जो डिक्लेयर किया गया है कोविड-19 का जो इफेक्ट है, उसकी वजह से हम डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे हैं और इस वजह से हमारी जो एजुकेशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हो रहे हैं। लेकिन इस लॉसेज को हम किसी ना किसी तरीके से जितना हो सके कम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसके थ्रू? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, वीडियोग्राफी के द्वारा। तो मैं आपको कुछ अपने सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स हैं वो बताना चाहूँगा। आप इन टॉपिक्स को ध्यान से देखें, चाहे वो 12th क्लास से रिलेटेड है, ज्योग्राफी के, चाहे वो CBSE है या फिर RBSE है, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है, उसमें बोर्ड का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो अपने विषय में, चाहे वो RBSE हो चाहे CBSE हो, चीजें एक ही होती हैं। अब उनको समझना है आपको और उनके बारे में आपको जानना है। ह्यूमन ज्योग्राफी इन 12th क्लास लेसन फर्स्ट इज ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। यानी फर्स्ट जो लेसन आता है ज्योग्राफी में 12th क्लास में आता है, चाहे वो RBSE हो या CBSE हो, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, यानी उसकी प्रकृति और उसका क्षेत्र, ये आता है। हम यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं। स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ज्योग्राफी है इट इज डिवाइडेड इन 2 मेन ब्रांचेस, यानी जो ज्योग्राफी है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम उसको मोटे तौर पे देखें, स्पेशली अगर हम उसको इंपॉर्टेंट ब्रांचेस में देखें, तो आप देख रहे हैं कि ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इन 2 ब्रांचेस, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी। मींस कहने का मतलब है ज्योग्राफी को हम सिस्टमैटिक ज्योग्राफी और रीजनल ज्योग्राफी में डिवाइड कर देंगे। सिस्टमैटिक का मतलब होता है क्रमबद्ध भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, और रीजनल ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं क्षेत्रीय भूगोल। अब बात आती है कि ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी जो ये सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये हम पढ़ेंगे सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के अंडर में। अब यहाँ पर आप देखिए, वैसे तो अक्सर हम ये भी पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इन 2 ब्रांचेस, मेन इज फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में 11th में, और जो बच्चे अभी हैं 12th क्लास में उन्होंने पढ़ा है कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में। फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल के विषय में। भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी है क्या? फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, भौतिक भूगोल के अंदर हम उन सारे कॉन्सेप्ट्स का, उन सारे कंटेंट्स का स्टडी करते हैं जो अर्थ से रिलेटेड हैं, जो फीचर्स हैं जो रिलेटेड टू द अर्थ। सपोज हम उसकी जो अर्थ की सोइल है, लैंड है, इसके अलावा वहां का जो क्लाइमेट है, वेदर है जिसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, इसके साथ साथ ओशियन है, इन सब की स्टडी हम पढ़ते हैं। जैसे लैंड फीचर्स में जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं लैंड फॉर्म्स, जैसे है प्लेट्यूज, प्लेन्स, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स के विषय में। तो इन सब की स्टडी हम करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। लेकिन वो तो रही फिजिकल ज्योग्राफी, हम यहाँ
बात कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो जो आपका इंपॉर्टेंट लेसन है, इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि 12th क्लास में आती है आपकी, तो मैं सबसे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि एक लाइन लिखी हुई है, ज्योग्राफी इज ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ अर्थ, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो कंसर्न है यानी अध्ययन है किसका, अर्थ का, किसके साथ में, विद रिस्पेक्ट टू इट्स फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स का, यानी हम मानव भूगोल के अंदर हम अध्ययन करते हैं पृथ्वी के भौतिक जो फिजिकल फीचर्स हैं और इसके साथ साथ जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं यानी जो मानवीय पहलू हैं, इनका आपसी सह संबंधों का, कोरिलेशन का हम इसमें अध्ययन करते हैं। अब मैं बात करता हूं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इन सिस्टमैटिक ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी आर अंडर सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। ओके, इसके साथ साथ ना आगे इंपॉर्टेंट जो ह्यूमन ज्योग्राफी के विषय में जितने भी डेफिनेशंस है, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फ्रेडरिक रेटजेल जो जर्मन स्कॉलर है, भूगोल वेता है, उनके बारे में बताऊंगा, उनकी डेफिनेशन क्या है। इसके साथ साथ विडाल डी ला ब्लांस उनकी डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा, और इसके साथ साथ में आपको एलन सैंपल जो अमेरिकन स्कॉलर है, जो कि स्टंच डिटरमिनिस्ट है, यानी इनकी डेफिनेशंस जो है जो इन्होंने दी है ह्यूमन ज्योग्राफी के रिलेशन में या ह्यूमन ज्योग्राफी से संबंधित, जिनके बारे में मैं अभी आपको वन बाय वन आपको बताता हूं। डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो मेन डेफिनेशंस हैं, परिभाषाएं हैं जो इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स ने अपनी अपनी तरफ से दी है, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। फर्स्ट आता है अकॉर्डिंग फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल जर्मन स्कॉलर थे, ज्योग्राफर थे, इनको फादर कहा जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी का, मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी फ्रेडरिक रेटजेल, जो जर्मन से बिलोंग करते हैं। इन्होंने जो एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म है उसका सपोर्ट किया, उस थ्योरी को प्रोपोगेट किया है इन्होंने। दूसरी जो इनकी जो इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है उसमें ये क्या बोलते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी, सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। अब सीधी सी बातें हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी बात नहीं है। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर हम स्टडी करते हैं, सिंथेटिक स्टडी करते हैं, यानी शैलेशित अध्ययन करते हैं, किसके बीच का, किन संबंधों के बीच का, मानव समाज और पृथ्वी के धरातल के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। यानी मानव भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं, हम मानव समाज और धरातल के आपसी संबंधों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। यानी सीधी सीधी बात है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड द अर्थ सरफेस। क्लियर? आगे बढ़ो। नेक्स्ट, मिस एलन सैंपल। मिस एलन सैंपल, ये मिस एलन सैंपल जो ज्योग्राफर है, स्कॉलर है, ये स्टंच डिटरमिनिज्म की सपोर्ट रहे हैं। यानी डिटरमिनिज्म आपने पढ़ेंगे अभी, मैं बताऊंगा डिटरमिनिज्म क्या होता है, निश्चयवाद क्या होता है, उसकी स्टंच वो है सपोर्टर। स्टंच का मतलब होता है कट्टर निश्चयवादी स्कॉलर है ये, और ये हमारे जो फ्रेडरिक रेटजेल है उनकी शिष्या है, डिसिपल है, जो अमेरिका से आती है। इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के विषय में क्या कहा है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशन। यानी ये क्या बोलते हैं, मानव भूगोल जो है अध्ययन है किसका, बदलते हुए संबंधों का, बदलते हुए संबंधों का, किसके बीच में, अनरेस्टिंग मैन अनरेस्टिंग, मैन अनरेस्ट रहता है, रेस्ट नहीं रहता। मानव जो प्रकृति है वो क्रियाशील रहता है, तो ये मानव के क्रियाशील और अनस्टेबल अर्थ आप जानते हो स्टेशनरी नहीं है, डायनेमिक है, चेंजेस होते रहते हैं। तो अर्थ जो अनस्टेबल अर्थ है उसके बीच में बदलते हुए संबंधों का अध्ययन है। अंडरस्टैंड?
दोबारा से बताता हूं आपको, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप, बदलते हुए संबंधों का अध्ययन है। किसके बीच में? अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। क्लियर? अब मैं आगे बढ़ता हूं। जो आप थर्ड डेफिनेशन देख रहे हो, ये है विडाल डी ला ब्लांस। ये विडाल डी ला ब्लांस, ये जो हैं, ये फ्रांस के स्कॉलर हैं या फ्रांस के ज्योग्राफर हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट आते हैं। इन्होंने पॉसिबिलिज्म का सपोर्ट किया है, जिसको हम बोलते हैं संभववाद का। इन्होंने अपने शब्दों में जो डेफिनेशन दी है ह्यूमन ज्योग्राफी की, वो क्या दी है? ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स ए न्यू कंसेप्शन ऑफ द इंटर रिलेशन बिटवीन अर्थ एंड मैन। यानी ये बोलते हैं कि मानव भूगोल ऑफर करता है एक नई संकल्पना को प्रस्तुत करता है, जो आपसी संबंध है इसके बीच में, पृथ्वी और मानव के बीच में, यानी पृथ्वी और मानव के बीच में जो आपसी संबंध है, उसमें एक नई संकल्पना को प्रस्तुत करता है। इसमें ये बताता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा सैनिक अध्ययन किया जाता है फिजिकल लॉज का, यानी पृथ्वी के जो भौतिक नियम है, उन नियमों का जो अर्थ को नियंत्रित करते हैं, और जो जीव पृथ्वी पर रहते हैं, इनके दोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो मैं इंपॉर्टेंट रूप से आपको बताना चाहूंगा कि जो रेड जेल है, इनकी डेफिनेशन हो गई, एलन सैमुअल की डेफिनेशन हो गई, और विडाल डी ला ब्लांस की हो गई। अब मैं आपको ये बताऊंगा, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोज्योग्राफी। किसने? रेड जेल ने। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है मानव भूगोल के लिए। इसको आपको पता है कि इनको आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, एंड फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। अब मैं बात करता हूं, एक और आता है विद्वान आते हैं, स्कॉलर आते हैं, जिनको बोलते हैं हिकेटियस जो थे, उन्होंने सबसे पहले जो ज्योग्राफी था उसका सिस्टमेटिक रूप से कंपाइल किया था। सबसे पहले जो कंपाइल किया गया था ज्योग्राफी को एक व्यवस्थित तरीके से सब्जेक्ट्स के रूप में, वो हिकेटियस को जाता है। समझ में आगे हम बात करते हैं इसके नेचर की, यानी मानव भूगोल के प्रकृति के बारे में। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर हम स्टडी करते हैं, यानी अध्ययन करते हैं जो आपसी संबंध है, आपसी रिलेशन है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं हम। अब जैसे जिस प्रकार से हम नेचर की बात करें, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स है जो कंसर्न है प्राइसेस से, जिस प्रकार से हम देखते हैं जियोलॉजी है वो कंसर्न है रॉक से, जिस प्रकार से हम देखते हैं बॉटनी जो है वो रिलेटेड है प्लांट से, इसी प्रकार से ज्योग्राफी जो है वो रिलेटेड है प्लेस से। इसका मतलब है कि जो प्लेस है वो सेंट्रल पॉइंट है ह्यूमन ज्योग्राफी का। तो इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं प्लेस का, यानी उस जगह का, और उससे हम जानने की कोशिश करते हैं उन आंसर्स को जो कब, कहां और कैसे जैसे प्रश्नों को उत्पन्न करते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, आपको मैंने सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी के बताया था, इंटररिलेशंस का जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं मानव भूगोल। तो हमने मैंने आपको बताया फिजिकल ज्योग्राफी जो अर्थ से रिलेटेड जितने भी फीचर्स हैं उनका अध्ययन किया जाता है, और ह्यूमन ज्योग्राफी में जो मानव के द्वारा यानी ह्यूमन क्रिएटेड जो फीचर्स हैं, जो लैंडस्केप्स हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, उनका आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि समय गुजरने के साथ साथ जो मानव भूगोल है ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका डेवलपमेंट्स होते रहे, और उन डेवलपमेंट्स के साथ साथ नए नए कॉन्सेप्ट्स आते गए। जो सबसे पुराना जो कॉन्सेप्ट आया, जो सबसे पुराना कॉन्सेप्ट था वो था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के बारे में आपने बहुत सारे पढ़े भी होंगे या पहले भी मैंने पढ़ाया तो आपने ध्यान दिया होगा, लेकिन स्पेशली एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है पर्यावरण निश्चयवाद। पर्यावरण निश्चयवाद, और इसके समर्थक हैं, इसके सपोर्टर हैं इस थ्योरी के, वो है फ्रेडरिक
हेगेल और मिस एलन सैंपल, जो इनकी डिसिपल है। और ये जो एलन सैंपल है ये स्टंच डिटरमिनिस्ट है, यानी कट्टर निश्चयवादी है। ये इस निश्चयवादी में, डिटरमिनिज्म में क्या माना गया है, पर्यावरण निश्चयवाद में माना गया है कि जो नेचर है वो सुपर है और ह्यूमन बीइंग है वो अपने जितनी भी एक्टिविटीज करता है, अपने जितने भी वर्क करता है वो किसके अंडर में करता है, नेचर के अंडर में, यानी पूरी प्रकृति के अंडर में मानवीय क्रियाकलाप होते हैं। यानी मानव है जितने भी अपने काम धाम जो भी करता है वो अंडर नेचर के करता है, यानी इसमें नेचर को सुपर माना गया है। ह्यूमन को, मानव को स्लेव बताया गया है इसके अंदर, यानी प्रकृति का दास बताया गया है। इसमें प्रकृति से बाहर जाकर मानव कुछ नहीं करता है। ये वो स्टेज है जिसको हम प्रिमिटिव स्टेज बोलते हैं। इसके अंदर प्रकृति की छाप है वो मानव के ऊपर दिखाई देती है। जैसा कि प्रश्न आता है प्रकृतिकरण, मानव का प्राकृतिकरण, यानी इसमें मानव का प्राकृतिकरण है, यानी आप देखेंगे ह्यूमनाइजेशन, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी ह्यूमन का नेचुरलाइजेशन, मानव अपने खान पान रहन सहन सब के ऊपर उसका स्पष्ट जो छाप है वो प्रकृति की है। और वो प्रकृति से, नेचर से इतना भयभीत होता है कि वो उसकी पूजा के रूप में, ईश्वर के रूप में, गॉड के रूप में उसकी पूजा करता है। अब मैं आगे चलता हूं कि इसके अंदर सीधा सीधा बताया कि प्रकृति को सुपर बताया गया, ह्यूमन को उसके अंदर में बताया गया। समझ में आ गई मेरी बात को? अब मैं यहाँ दूसरे पे जाऊंगा जिसको बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म जिसके इस थ्योरी के जो सपोर्टर हैं या जो फाउंडर हैं वो हैं विडाल डी ला ब्लांस। इन्होंने फ्रांस के हैं और इन्होंने संभववाद, पॉसिबिलिज्म का मतलब होता है संभववाद, इन्होंने संभववाद की परिकल्पना दी है। संभववाद में क्या होता है कि नेचर है वो नेचर कुछ अवसर प्रदान करती है, यानी प्रकृति आपको क्या करती है, कुछ ऑफर करती है। और मानव है, मान लीजिए आपको प्रकृति ने संसाधनों को दिया और उन संसाधनों को मानव ने उपयोग करके अपनी वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकी का विकास किया और उस प्रौद्योगिकी का विकास करके इसके अंदर वो मानव जो था प्रकृति के अंदर हस्तक्षेप करने लगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो आपने देखा था कि प्रौद्योगिकी थी, टेक्नोलॉजी थी, वो इसमें एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म में वो बिल्कुल लो की, लेकिन यहाँ पर प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, यानी सोशल कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका डेवलपमेंट हुआ। इसके अंदर मानव ने अपने आप को समझना शुरू कर दिया कि वो स्वतंत्र है और वो प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर रहा है, ऐसा मानना इसमें बताया गया है। यानी प्रकृति के अंदर जिस प्रकार से हम देखते हैं, संभववाद के अंदर आप देखते हैं जिस प्रकार का, मान लीजिए ये रूम है, इस रूम में बहुत ज्यादा गर्मी है, ये प्रकृति की देन है, लेकिन इस प्रकृति की देन को हमने दूर कर दिया किसके माध्यम से, मैंने एसी ऑन कर दिया। अब प्रकृति की जो यहाँ पर नियंत्रण अंकुश था उसको मैंने समाप्त कर दिया और अपने आप को मानने लगा कि मैं पृथ्वी पर या प्रकृति पर सर्वोपरि हूं। इस धारणा में, इस कॉन्सेप्ट में यही बताया गया है। तो आप सीधी सीधी बात जान रहे हो कि यहाँ पर मानवीय जो प्रकृति का क्या हो रहा है, मानवीयकरण, यानी नेचुरलाइजेशन, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचर का ह्यूमनाइजेशन हो रहा है, यानी प्रकृति का मानवीयकरण हो रहा है। आप देख रहे हो ना, आप देख रहे हैं हमने लाइट्स अंधेरे को चीर दिया है, किसके थ्रू, लाइट्स के थ्रू। आज आप देखते हो वंडरनेस देखते हो, डे नाइटनेस देखते हो, प्रकृति की बाधा के रूप में डार्कनेस रहती है, लेकिन उस डार्कनेस को हमने अपनी प्रौद्योगिकी, अपनी टेक्नोलॉजी से जिस प्रकार से फ्लड लाइट्स के थ्रू हमने उसको समाप्त कर दिया है और दिन का वातावरण कर दिया, जिसमें रात और दिन का मैच जो रात को होता है वो दिन के समान होता है, उसमें कोई प्रकृति का कोई हमारे सामने कोई चैलेंज नहीं है। तो इसमें नेचर को सुपर माना गया पॉसिबिलिज्म में। क्लियर? अब मैं आता हूं नियो डिटरमिनिज्म पे और इसको स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म बोलते हैं। अब इसमें देखिए कि क्या है, ये दोनों संकल्पनाएं जो हैं, इन दोनों संकल्पनाओं के बीच का रास्ता है नियो डिटरमिनिज्म, जिसको बोलते हैं नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद या इसको हम बोल सकते हैं स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म, और इसके सपोर्टर रहे हैं ग्रिफिथ टेलर। याद रखना, इसके नियो डिटरमिनिज्म के आप बच्चे हो, आप जैसे जैसे हाई कॉम्पिटिशंस में जाओगे तो ये जो आप देख रहे हो ये सपोर्टर्स
ज्योग्राफर्स हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी जो पेपर्स आते हैं यहाँ तक ये RAS के IAS के या अदर कॉम्पिटिशंस के, उनके अंदर ये फ्रेडरिक जेरमी, सैंपल, विडाल डी लाब्लांस और ग्रिफिथ टेलर और इनसे जुड़ी हुई जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसलिए ना केवल आपके सब्जेक्ट के लिए बल्कि आपके IQ के लिए भी ये महत्वपूर्ण है और इनको आप स्टूडेंट्स जो है अच्छी तरीके से अपनी मेमोरी में फिट करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं न्यू डिटरमिनिज्म, जिसको बोलते हैं नवनिश्चयवाद, जिसको बोलते हैं स्टोक एंड गो डिटरमिनिज्म, जो ग्रिफिथ टेलर ने बताया। ये इसमें ग्रिफिथ टेलर ने एक बीच का रास्ता अपनाया जिसको बोलते हैं मिडिल पाथ। ये मिडिल पाथ इन्होंने कहा कि ना तो प्रकृति पूरी तरह से हावी है मानव पे, ना मानव पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि जो पृथ्वी के वो अपने कंट्रोल में कर सके। इसलिए इसके लिए ग्रिफिथ टेलर ने बड़े शहरों की एक ट्रैफिक लाइट को इसके लिए एक प्रेरणा के रूप में लिया है। आप इनके जो न्यू डिटरमिनिज्म की जो चीज स्टडी करेंगे तो उसमें आपको ट्रैफिक लाइट के बारे में जो प्रेरणा स्रोत मिलेगा, जिसके आधार पर यहाँ पर इस थ्योरी को बोला जाता है स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। तो इसमें क्या होता है, मैं तो प्रकृति बहुत ज्यादा वो करती है, वो अवसर देती है कुछ नियम, प्राकृतिक नियमों के अंतर्गत मानव को अवसर देती है और मानव उन लिमिट्स में मानव में हस्तक्षेप करता है, नहीं कि उससे बाहर जाकर। अगर उससे बाहर जाकर वो हस्तक्षेप करता है तो उसके लिए आप देख रहे हो विश्व के अंदर विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हुई। ग्लोबल वार्मिंग है, आप देख रहे हो ओजोन डिप्लीटेशन है, पॉल्यूशन है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉप एंड गो जो ट्रैफिक से लिया गया है, इसमें आपने शहरों के अंदर जो ट्रैफिक लाइट देखी होगी उससे देखा होगा, जो अलग अलग जो लाइट होती है उनकी रेड, ग्रीन और अंबर जो लाइटें होती हैं वो अलग अलग सिग्नल्स देती हैं। यानी जैसे रेड लाइट है वो रुकने का, अंबर लाइट है वो वेट करने का और ग्रीन लाइट है वो जाने का, रुको और जाओ की संकल्पना को प्रस्तुत करती है। मजे की बात देखिए, ये जो न्यू डिटरमिनिज्म है इससे एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपको, जो अक्सर आपने पढ़ा होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय प्रकाश, सतत पोषणीय विकास, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आपके दिमाग में आ गया होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स होता है ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट जो बिना किसी प्राकृतिक नुकसान के, यानी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना जो विकास किया जाता है, उस विकास को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी डेवलपमेंट तो होना चाहिए, विदाउट डेवलपमेंट तो सब कुछ रुक जाएगा। इसलिए डेवलपमेंट होना तो चाहिए, लेकिन वो डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, एक नियम, एक लिमिट्स, एक सीमाओं में होना चाहिए, जो सीमाएं हमें प्रकृति ने दी हैं। अगर हम उन सीमाओं से बाहर जाकर अगर वो काम करना चाहेंगे तो उसके बुरे परिणाम हमारे को या लॉसेस हमारे को सहन करने पड़ेंगे। थैंक यू। इसके बाद में मैं दूसरे जो टॉपिक्स है वो लेना चाहूंगा। ठीक है, लेसन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो बात रहती है वो रहती है कि ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके फील्ड्स और सबफील्ड्स का नॉलेज कम से कम आपको रहना ही चाहिए। इसमें तीसरा कॉलम एक और आता है, लेकिन मैंने स्पेशली लिया नहीं उस कॉलम को, वो आता है कंसर्न सिस्टर्स का या सिस्टर डिसिप्लिन्स का, जिसके अंदर इन सब चीजों से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं या सब्जेक्ट्स होते हैं वो। अब मैं इंपॉर्टेंट जो फील्ड्स और सबफील्ड्स हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के, उनके बारे में आपको बताऊंगा। आपको स्पेशली यहाँ पर आप देखने में आ रहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी के 6 मेन फील्ड्स हैं और 6 मेन फील्ड्स में से 2 इंपॉर्टेंट फील्ड्स होते हैं जिनके बहुत सारे सब फील्ड्स हैं, इसलिए वो सब फील्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। और जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, आप इन सब फील्ड्स और सब फील्ड्स के ऊपर स्पेशली स्टडीज करेंगे। अब वैसे तो आप देखें तो मैं आपको बताते हुए चलता हूं, सबसे पहला जो फील्ड आता है उसको बोलते हैं सोशल ज्योग्राफी, यानी सामाजिक भूगोल। और सामाजिक भूगोल में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं 7 इसकी सब फील्ड्स हैं, जिसमें पहली जो दिखाई दे रही है आपको बिहेवियरल ज्योग्राफी यानी व्यवहारिक भूगोल। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेल बीइंग, यानी
मानवीय कल्याण से संबंधित भूगोल, यानी मानव कल्याण से संबंधित भूगोल, मानवीय कल्याण भूगोल। तीसरी आपको दिखाई देगी है ज्योग्राफी ऑफ लेक्चर। ज्योग्राफी ऑफ लेक्चर का मतलब होता है अवकाश का भूगोल। अवकाश का भूगोल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कल्चरल ज्योग्राफी यानी सांस्कृतिक भूगोल। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जेंडर ज्योग्राफी यानी लिंग भूगोल, और यहाँ पर हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऐतिहासिक भूगोल, और मेडिकल ज्योग्राफी। ये जितनी भी ब्रांचेस हैं इनके अंदर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर इनकी स्टडीज करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप अगर आगे जाके इसकी स्टडीज करते हो मेडिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, जेंडर, कल्चरल, जियो वेस्टर्न एंड जियो सोशल वेलबीइंग और बिहेवियर ज्योग्राफी की, स्पेशली बिहेवियर ज्योग्राफी पोस्ट ग्रेजुएशन का अंदर आता है। ये थ्योरिटिकल पेपर होता है, बहुत टफ पेपर माना जाता है मेरे हिसाब से ये पीजी के अंदर, इसलिए इन सब फील्ड्स की हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर ये याद रखना कि सोशल ज्योग्राफी के अंदर ये 7 पार्ट्स आते हैं। अब आगे आता है अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं शहरी भूगोल। इस शहरी भूगोल के कोई सब फील्ड नहीं है, लेकिन इसकी कंसर्न सिस्टर्स होती है। जैसे हम अर्बन जो शहरीकरण होता है वो उनके बाद शहरों का जो व्यवस्थित है उनकी प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग वगैरह होती है, इनके विषय में जो भी पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं अर्बन ज्योग्राफी में। फिर आता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी राजनीतिक भूगोल, यानी राजनीति जो पॉलिटिक्स है वो भूगोल में भी समाहित है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी राजनीतिक भूगोल। इसके अंदर एक तो पॉलिटिकल साइंस होता है जो कंसर्न सिस्टर है इसकी, वो मेन फील्ड नहीं है, लेकिन इसके जो 2 मेन फील्ड्स हैं यानी पॉलिटिकल ज्योग्राफी के 2 मेन फील्ड हैं। एक है इलेक्टोरल ज्योग्राफी, जिसको इलेक्टोरल का मतलब होता है चुनावी भूगोल, जो चयन वगैरह जो चुनाव वगैरह होते हैं इसका कैसे चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया। दूसरा है मिलिट्री ज्योग्राफी यानी सैनिक भूगोल। ये तो हुआ। फिर हम आते हैं चौथा जो फील्ड है, चौथा फील्ड है पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी जनसंख्या भूगोल। अब जनसंख्या भूगोल में भी सब फील्ड क्लियर करें कि इसकी कंसर्न सिस्टर्स हैं, सब जो डिसिप्लिन सिस्टर्स हैं उसमें हम जो भी डेमोग्राफी है जिस जगह की डेमोग्राफी की स्टडी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफिकल स्टडीज करना चाहेंगे तो हमारे को सबसे जो सुविधाजनक जो है फील्ड मिलेगा वो मिलेगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी। तो इसके अंदर डेमोग्राफिकल स्टडीज वगैरह की जाती है। अब आता है सेटलमेंट ज्योग्राफी। इस सेटलमेंट ज्योग्राफी को बोलते हैं अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल जो सेटलमेंट्स होते हैं जिसके अंदर आपने अक्सर पढ़ा है या पढ़ेंगे, जिसमें आप पढ़ेंगे अर्बन सेटलमेंट्स एंड रूरल सेटलमेंट्स, इन टाइप्स के सेटलमेंट्स के टाइप्स, इनके पैटर्न, ये सारे हम इसके अंदर कोई सब फील्ड नहीं है लेकिन कंसर्न है कि रिलेटेड है। अभी आप पढ़ेंगे जैसे जैसे सब्जेक्ट चलेगा आगे मैं आपको बताता चलूंगा कि सेटलमेंट ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे सेटलमेंट्स किस तरह के सेटलमेंट्स पाए जाते हैं, अर्बन सेटलमेंट्स मिलते हैं, रूरल सेटलमेंट्स मिलते हैं, उनका शेप बेस्ड ऑन शेप यानी शेप के आधार पर और उनके प्रारूप यानी उनका पैटर्न क्या है, सब सेटलमेंट्स के तरह पढ़ेंगे। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है एक वो आता है सब फील्ड आता है, वो फील्ड आती है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी मेरे अकॉर्डिंग वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है सब फील्ड और सब फील्ड है ज्योग्राफी के। इसमें आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल के अंदर जिसका हम अध्ययन करते हैं वो है किसके संसाधन भूगोल का, जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेस। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी यानी कृषि भूगोल, भूगोल ऑफ इंडस्ट्री भूगोल यानी औद्योगिक भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग यानी मार्केटिंग, वाणिज्य भूगोल, वाणिज्य भूगोल जिसमें व्यापार से मार्केटिंग से संबंधित जो भी होते हैं। फिर पढ़ेंगे जियोग्राफी ऑफ टूरिज्म यानी जो एक कंसेप्ट है टूरिज्म का, पर्यटन यानी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके बारे में हम पढ़ेंगे जियोग्राफी ऑफ टूरिज्म में। और उसके बाद में जो लास्ट सब फील्ड है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का वो है ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार। भूगोल
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल या भूगोल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मेरा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इन सब टॉपिक्स को, सब फील्ड्स को और फील्ड्स को ध्यान रखें। ये हमेशा के लिए अपने दिमाग में डाल लें। अगर आपको अच्छा कैरियर चुनना है या किसी अच्छी वैकेंसीज के लिए जाना है, अच्छे एग्जाम्स के लिए तैयार करना है, ना केवल अपनी बोर्ड की परीक्षाएं बल्कि आगे की एग्जाम्स के लिए भी इन सब चीजों को लेना है। इसलिए मैं इस लेसन को यही